नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात खैरागढ़ की। खैरागढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान की घड़ी करीब आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार किया। दोनों ही पार्टियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव को लेकर प्रदेश के बड़े दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने सियासी मोर्चा भी संभाला हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 10 दिनों में जमकर प्रचार किया। 16 अप्रैल को स्थिति साफ हो जाएगी कि खैरागढ़ की जमीन पर कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहेगा या बीजेपी गद्दी छीन लेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। खैरागढ़ उपचुनाव का दंगल, वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी। जी हां, खैरागढ़ उपचुनाव के लिए अब मतदान की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है। वहीं चुनाव आयोग ने भी मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। बात करें खैरागढ़ में मतदान केंद्रों की तो खैरागढ़ विधानसभा में 291 मतदान केंद्र हैं। 8 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 53 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं तो 11 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। वहीं 86 मतदान केंद्र पॉलिटिकली संवेदनशील हैं, जबकि 133 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के हैं। तो ये तो बात हुई मतदान केंद्रों की। अब अगर बात करें चुनाव आयोग की तैयारियों की तो खैरागढ़ में मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग है। इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने 291 मतदान केंद्र बनाए हैं। गर्मी को देखते हुए पेयजल से लेकर मेडिकल तक की सुविधा है। हर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहायता के लिए बीएलओ सुविधा केंद्र है। महिला मतदाताओं के लिए संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संगवारी बूथ में सभी अधिकारी कर्मचारी महिला ही होंगी। इसके साथ ही आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। कोविड को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। बहरहाल ये तो बात हुई खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों की। अब अगर बात करें वोटरों की तो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का वोट अहम है। यहाँ 1,05,250 महिला मतदाता और 1,06,266 पुरुष मतदाता हैं, यानी कि दोनों ही वर्ग की आधी आधी हिस्सेदारी है। जबकि खैरागढ़ विधानसभा में कुल मतदाता 2,11,516 हैं। इनमें 80 वर्ष से अधिक के 1,612 और नए मतदाता 3,752 है। जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,011 और सर्विस वोटर 89 है। तो कुल मिलाकर खैरागढ़ में मतदान की घड़ी करीब है। तो वहीं सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। लेकिन 12 अप्रैल की वोटिंग के साथ ही खैरागढ़ पर बना सस्पेंस खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी परिणाम यानी रिजल्ट की घड़ी के लिए 16 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दो और खास मेहमान बीजेपी और जेसीसी से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके का प्रचार रहा इस बार पूरा, और अब वोटिंग का दिन भी है, तो क्या आपको लगता है कि जो खैरागढ़ के असल मुद्दे थे उनको टच किया गया, या जो बाहरी मुद्दे थे उन पर ज्यादा ये चुनाव केंद्रित दिखा आपको? देखिए, स्थानीय भावनाओं का कांग्रेस ने पूरा ध्यान रखा है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से लगी। मैदानी व पहाड़ी इलाकों में अलग अलग ढंग की तैयारी दोनों पार्टियों ने की है। पहाड़ी इलाकों में जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, नीचे उसके सतनामी लोग हैं और लोधी परिवार के लोग हैं। कोई खदान से गंडई के बीच में जो सतनामी क्षेत्र है, खैरागढ़ से जालमान जो है लोधी क्षेत्र है। इस अलग अलग पैच में अलग अलग तरीके से तैयारियां दोनों पार्टियों ने की है और जातिगत वोट को ध्यान में रखते हुए उसी से जुड़े हुए नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। और निश्चित रूप से जो है मोहन मरकाम स्वयं जो बस्तर के आदिवासी, बस्तर को आदिवासियों का केंद्र माना जाता है और वहां के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के पास में। मोहन मरकाम लगातार वहीं पर मौजूद है और लगातार उसमें सभाएं ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। विष्णुदेव साहब आए हैं, फिर फग्गन सिंह कुलस्ते को बुलाया गया था बाहर से। हालांकि कांग्रेस ने बाहर के किसी नेता को नहीं बुलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को बुलाया बाहर से, जो आदिवासियों को प्रभावित करने के लिए। प्रहलाद पटेल को बुलाया लोधी वोटों को प्रभावित करने के लिए। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो भूपेश की काट बन के आए थे।
अब कितना फर्क पड़ा ये तो महत्वपूर्ण होगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो जिला बनाने का है। जिला बनाने का जो ब्रह्मास्त्र है वो इस तरीके से लोग सोच रहे हैं। मेरी भी बहुत से लोगों से बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि 1.5 साल के लिए विधायक बना रहे हैं, तो एक बार हम उस विधायक के माध्यम से, उस वोट के माध्यम से अपना जिला बनवा ले, फिर अगली बार देखा जाएगा। ये सोच लोगों के अंदर जो बनी है, ये बहुत बड़ा एक कारण बन रहा है कि कांग्रेस का वजन जरा ज्यादा दिख रहा है। हालांकि कोमल जंगेल लोधी मतदान के क्षेत्र में जो है वो पॉपुलर है, लेकिन जिला सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और वो पॉपुलरिटी जो है वो काम नहीं कर रही है, जो हमारी समझ में अभी तक आया है लोगों से बातचीत करने के आधार पर। तो इसलिए जो है, और दूसरी बात यह है कि कोमल जंगेल पहले 870 वोटों से मात्र हारे थे देवव्रत सिंह से, और लोधी वोट बट गए थे, उस कारण जो उनकी हार हुई। तो इस बार भी लोधी वोट बट रहे हैं, दोनों लोधी प्रत्याशी हैं, और उसका प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव जा रहा है। और मेहनत जो है भारतीय जनता पार्टी ने जितने की है, उतनी मेहनत तो आज तक मैंने कभी उपचुनाव में देखी नहीं। जबरदस्त मेहनत की है और सारे लोग लगे हैं, रमन सिंह खुद लगे, विष्णुदेव साय लगे, और भी जो प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, ब्रिजमोहन जी है, राजेश कुमार जी, सारे लोग लगे हुए हैं, और उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत पड़ा है। लेकिन ब्रह्मास्त्र अगर कहेंगे तो जिला बनाने का मुद्दा जो है वहां पर इस ब्रह्मास्त्र के अलावा बाबूलाल शर्मा जी और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगते हैं कि इस चुनाव में कारगर हो सकते हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दों में जो है विकास की बात जो कांग्रेस कर रही है कि हमने इतना विकास 3.5 साल में प्रदेश में किया है, तो आपके यहाँ भी करेंगे और लगातार होगा। रहा सवाल भावनात्मक, लोग देवव्रत के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि देवव्रत को भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस से बाहर आना पड़ा, और जो है आज जो है वो देवव्रत के पक्ष में मूर्ति लगाने की बात चल रही है। तो इस तरह की बातें करके जो भावनाएं भड़काने का प्रयास है, उसका जो है अंतिम समय में देवव्रत सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ खींचने लगे थे, और भूपेश बघेल के उनके संबंध अच्छे हो गए थे, लोगों को, वहां के लोगों को मालूम पड़ गया है ये बात, तो वो प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है जितने भी वहां की भावनाएं हैं, वो सारी भावनाओं को जोड़ने का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन ये जिला का जो ब्रह्मास्त्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, भावनात्मक बातों को छोड़ दें तो जातिगत वोटों का जो समीकरण है उसको साधने के लिए जो नेता वहां लगे हुए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, तीनों पार्टियों के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राहिल जी हैं जेसीसी से। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक एक का रिएक्शन लेता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, कितने कॉन्फिडेंट इस चुनाव को लेकर? अब तो वोटिंग की घड़ी है सर, और क्या लगता है पूरा चुनाव कैंपेन आप लोगों का रहा, किस तरह का माहौल नजर आया? लोकेंद्र जी, खैरागढ़ की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए लालायित है, और कल जिस प्रकार से मतदान होगा, पूरी उम्मीद है कि विगत 3 उपचुनाव छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में हुए हैं। दंतेवाड़ा में 11,000 से अधिक वोटों की लीड मिली थी, चित्रकूट में 17,000, और मरवाही जहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम मिलकर लड़े थे, वहां 36,000 से अधिक की लीड मिली थी। तो छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा लोकेंद्र जी कि कांग्रेस के दावे के 3 आधार हैं। जिस प्रकार से टाइम बाउंड वादे भूपेश बघेल सरकार ने पूरे किए, 10 दिन का वादा था कर्ज माफी का, 2 घंटे भी नहीं लगे। उसी प्रकार आज बहुत ज्यादा प्रचार पर नहीं जाते हैं सर, आज प्रचार का दिन नहीं है, ठीक है। मैं एक रिएक्शन सबसे पहले अब राजीव जी आपका ले लेता हूं कि कितने कॉन्फिडेंट इस चुनाव को लेकर और किस तरह का माहौल आप लोगों को दिखा? चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, और जो इनके साथ देवव्रत सिंह जी के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से व्यवहार किया और उन्हें जोगी कांग्रेस जाना पड़ा, और 38 महीने में जो कांग्रेस की असफलता दिख रही है, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए, बारदाने के लिए भटकना पड़ रहा हो, या कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, तो ये सारी व्यवस्था को लेकर 38 महीने के कुशासन का जवाब खैरागढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में सेमीफाइनल के रूप में कांग्रेस को हराकर एक संदेश देना चाहेगी। खैरागढ़ से क्रांति होने जा रही है, और सबसे दुखद है कि चुनाव आयोग को अब राज्य शासन ने अपने गिरफ्त में कर लिया है। हमने बहुत सारी कांग्रेस की साड़ियां पकड़ी, शराब पकड़ी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बात का दुख है कि चुनाव आयोग के वो अफसर समझते हैं कि
कि आज जो यहाँ पे एजेंट अभी चुनाव तो होने दीजिए सर, पहले से आप कहने लग गए कि पारदर्शी नहीं है चुनाव। खबर ली जाएंगी। अभी तो चुनाव होने तो दीजिए सर, पहले जब रिजल्ट आ जाएंगे नहीं, उसके बाद। शिकायतें आ रही है, हाँ। लोकेंद्र जी शिकायतें आ रही है, मैं उन शिकायतों की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने हमने 16 कंप्लेंट दर्ज कराए, एक का भी संज्ञान नहीं लिया। इस बात का दुख है। ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है और हारने का ये कुलबुलाहट दिखता है कि अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भी झोंक दिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। राहुल जी, क्या आप लोग मानते हैं कि जेसीसी-जे के अस्तित्व की भी लड़ाई है इस सीट को जीतना? कल खैरागढ़ की जो जनता है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार कर क्षेत्रीय पार्टी जोगी कांग्रेस को अपना मत देगी, क्योंकि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने खैरागढ़ की जो राज परिवार था, जो प्रतिष्ठित असम्मानी राज परिवार है, उसके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने का कई साल से प्रयास कर रही थी। इन दोनों पार्टियों को नकारेगी वहां की जनता, क्योंकि 2008 में खैरागढ़ परिवार के किसी भी सदस्य को कांग्रेस ने नहीं टिकट दी, 2013 में भी नहीं दी, 2018 में भी खैरागढ़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दी। और स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के निधन के पश्चात अब कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। देवव्रत सिंह जी की प्रतिमा लगाने की कोशिश कर रही है, घोषणा कर रही है, और खैरागढ़ की जनता जान रही है। और इस बार भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने भी राज परिवार को सदस्यों को महत्व नहीं दिया। कांग्रेस चाहती तो राज परिवार आप लोगों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, ये टिकट दे सकती थी। आप अपनी पार्टी की स्थिति कहाँ देखिए, हमारे अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। खैरागढ़ की जनता इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार कर जोगी कांग्रेस को अपना मत दी थी और यहाँ के राज परिवार को जिताई थी, देवव्रत सिंह बाबा को जिताई थी। लोगों को ये पता है ना कि जब खैरागढ़ की जनता इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नकार थे, उस वक्त भी वो बात ये कहते थे कि वो तो पुराने कांग्रेसी और उनकी करीबियां थी कांग्रेस पार्टी के साथ, उस समय भी आपकी पार्टी में रहते हुए भी। देखिए, ये बिल्कुल सही सत्य बात है कि अगर जोगी कांग्रेस का उदय हुआ है तो कांग्रेस से अलग होकर ही हुआ है। इसमें लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो बनी है, ये इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने से छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर आदमी इसमें जुड़ा है और हर वर्ग का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। और खैरागढ़ की जनता ने इनको दिखा चुकी 2018 में, दोनों पार्टियों को नकार चुकी है और जोगी कांग्रेस को जिताकर बिल्कुल राज परिवार का सम्मान को बरकरार रखी है। और दोनों पार्टियों ने राज परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास कर रही है आज कई सालों से। क्यों नहीं दिए इस बार राज परिवार के लोगों को, क्यों नहीं दिए टिकट? क्या कमी थी उनको? क्या खैरागढ़ की जनता ने इसलिए जिताया था कि आप अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो आप उनके परिवार को टिकट ना देके किसी दूसरे को सुरेंद्र जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी सम्मान। ठीक, सुरेंद्र जी बोलिए। लोकेंद्र जी, मरवाही चुनाव के बाद जोगी कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जिस प्रकार से इनके षड्यंत्र उजागर हुए अंतागढ़ के बाद, जो मरवाही में दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया, उसके तत्काल बाद माननीय स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी ने प्रेस वार्ता लेकर जोगी जी को लड़वाते ना, क्यों उनका नामांकन रद्द करवाते? जोगी परिवार के सदस्यों का नामांकन क्यों कांग्रेस ने रद्द करवाया? सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए। लड़ने देना था मरवाही चुनाव में, क्यों उनका नामांकन रद्द कराया गया? नामांकन कांग्रेस पार्टी थोड़ी रद्द करती है सर, चुनाव आयोग रद्द करता है। रमन सिंह के देखिए ना, ए टीम है ना बी टीम है, ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र टीम है। लोकेंद्र जी ऐसे बात राहुल जी एक मिनट सर, एक मिनट, मैं मौका दूंगा सर आपको काउंटर करने का, एक मिनट बोलने दीजिए। खैरागढ़ की पहचान लोकेंद्र जी, वहाँ जो विश्वविद्यालय है संगीत का, 15 साल तक रमन सरकार में कभी याद नहीं आया कि किसी स्थानीय कलाकार को, स्थानीय योग्य व्यक्ति को कुलपति बनाया जाए। 2 साल पहले माननीय भूपेश बघेल ने वहाँ ममता चंद्राकर जी को कुलपति बनाया। लगातार जो ये 15 साल ठगते रहे, आज रमन सिंह को याद आ रहा है कि खैरागढ़ में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। जब सत्ता में थे तो केवल अपने भांजे विक्रांत को उपकृत करते रहे। खैरागढ़ की जनता की तब याद नहीं है। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, तीनों पार्टियों का अगर हम एनालिसिस करें तो जेसीसी-जे के लिए क्या वाकई अस्तित्व का सवाल है? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या वाकई यहां पर अपनी छवि को बचाना बड़ा मुश्किल है? और बीजेपी को, जो 4 राज्यों के बाद एक उत्साह से भरी हुई बीजेपी दिख रही है, कोई संजीवनी छत्तीसगढ़ में नजर आती है सर आपकी नजर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को खोना तो यहाँ कुछ नहीं है, इनको पाना है। उसके लिए इनके दोनों के संघर्ष है। जेसीसी-जे को जो है खोना है।
और जो स्थिति बताई जा रही है, मैं आपको बता दूं, देवव्रत सिंह के बारे में जो बातें थी, मैं विधानसभा कवर करता हूं। देवव्रत सिंह अंतिम दौर के समय में वो कांग्रेस के पक्ष में बोलने लगे थे और वो यहाँ तक कि एक बार वोटिंग का बात आया था तो देवव्रत सिंह ने कांग्रेस के साथ वोटिंग की थी, पक्ष में वोटिंग की थी। तो वो बयान भी जो देते थे वो कांग्रेस के पक्ष में देने लगे थे और सारी बातें खुलकर सामने आने लगी थी कि देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा जो बलौदाबाजार के विधायक हैं जेसीसी जी के, वो दोनों कांग्रेस में आ सकते, लेकिन तकनीकी कारण कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से अगर उनको पार्टी में ले लिया जाता तो उनकी विधायकी समाप्त हो जाती, इसलिए जो है वो मामला अटक गया। ये बातें सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए जो है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि देवव्रत सिंह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। रहा सवाल इस बात का कि कांग्रेस ने जो वहां यहाँ पर प्रचार के ढंग अपनाए हैं, उससे बड़ा आक्रामक प्रचार का ढंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश से भी लोगों को बुलाया, फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा आदिवासी नाम है, उनको बुलाया, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री को बुलाया जो एक बड़ा नाम है, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री का आना एक महत्वपूर्ण बात होती है। शिवराज सिंह चौहान आए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ये सारी चीजें देख करके जोर तो समझ में आता है कि उन्होंने जम के लगाया है भाजपा ने। लेकिन ये जिला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने कईयों से बात किया है, जिला का जो ब्रह्मास्त्र है, लोगों के दिमाग में एक बात बैठी है, 1.5 साल के लिए हम विधायक बना रहे हैं, क्यों ना हम ये जिला बनाने का फायदा उठा लें, बाद में देखा जाएगा अगले आम चुनाव में। और जो आम चुनाव के जो परिणाम थे वो देवव्रत सिंह के समय में जो निर्णय आया था वो आम चुनाव के समय आया था, और ये उपचुनाव है, सरकार कांग्रेस की है। उपचुनाव में कांग्रेस का जो सरकार होती है उसका दबाव बनता है और बहुत सारी चीजें होती है, कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो उसका भी है कि उपचुनाव कभी भी सरकार हारती नहीं है, वो भी एक बात है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि इस वक्त भारी पलड़ा अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस का दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी जोर पक्का लगा रही है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं कुछ कोई जोर लग जाए, कहीं पे कोई बात बन जाए, लोधी परिवार का सदस्य है हमारा कैंडिडेट, तो उसका कोई प्रभाव पड़ जाए, तो कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जबरदस्त है। राजीव जी, आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल अगर हार जाता कोई व्यक्ति तो वो तो फिर फाइनल तक पहुंचता नहीं, तो फिर 2023 तक पहुंचने कैसे पहुंचेंगे अगर हार गए इस चीज को। और एक सवाल ये भी उठता रहा बीच बीच में कि इतने बड़े स्तर पर अगर केंद्रीय नेता आकर या मध्य प्रदेश से नेता आकर यहाँ प्रचार कर कर गए, तो क्या जो स्थानीय नेता हैं आपके छत्तीसगढ़ के नेता, वो भी प्रचार कर रहे थे लेकिन वो उतनी ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर पाए या उस तरीके का आक्रामक उनका प्रचार नहीं दिखा। ये सवाल भी उठता रहा कि क्या स्थानीय जो संगठन है छत्तीसगढ़ का वो कमजोर तो नहीं पड़ रहा? नहीं, देखिए आपने दो पहले तो क्या सेमीफाइनल है, राउंड रॉबिन सेमीफाइनल बोल सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है 2 या 3 सेमीफाइनल खेला जा सकता है। ये चुनाव संदेश देगा 2023 का, खैरागढ़ और छत्तीसगढ़ का द्वार खोलेगा। ऐसा नहीं कि हार गए या जीत गए, लेकिन एक संदेश देगी कि जनता के मन में बहुत असंतोष है। और दूसरी बात जो आपने कहा, तो हमारी जो चुनाव समिति है वो पूरे देश में एक समान है, तो हमको लगता है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है तो हमको आवश्यकता है तो हमने बुला लिया। ये तो हमारी संगठन की खूबी है ना, जहाँ पे पार्टी की जरूरत पड़ती है वहाँ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी उपलब्ध रहते हैं। तो हम स्थानीय स्तर पर भी लड़ रहे हैं और सपोर्टिंग के लिए हमको केंद्रीय नेतृत्व भी हमारे साथ है। इसीलिए तो कांग्रेस के पूरे जो 13 मंत्री वहाँ डेरा डाल के रखे हैं, तो ये तो दिख रहा है ना कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है और वहाँ पे मतदाताओं का संतोष भी दिख रहा है। नहीं, आप अगर शिवराज सिंह चौहान आकर प्रचार कर रहे हैं तो क्या बीजेपी भी डरी हुई है? आप लोग प्रचार करें तो आप लोग कहते हैं कि हमारा तो संगठन है, उनका प्रचार करें तो वो डरे हुए कैसे हो गए सर? अरे तो शिवराज सिंह जी तो भाजपा के ही है ना, तो वो उनके जो नेता हैं सर वो भी तो फिर कांग्रेस के ही हैं। हम असम गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, तो वो तो पार्टी के एक दूसरे को सपोर्टिंग नहीं, अगर वहां पर मंत्री जाकर प्रचार कर रहे हैं तो कांग्रेस डरी हुई कैसे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, वो छोड़ देते कि हम तो जीत ही रहे हैं, हम प्रचार ही नहीं करेंगे, मतलब आप ये लोग ये चाहते थे आप लोग? नहीं, तो हमारी परिपाटी है, हमको अपने कैंडिडेट को जिताना है। हाँ। तो हम तो हर प्रकार के जो भी शक्ति लगानी है हम शक्ति लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। और कितने भी चुनाव आयोग को कांग्रेस वाले आगे कर ले, पुलिस को आगे कर ले, जिस प्रकार से अभी व्यवहार दिखा, तो वो बौखलाहट दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी मन से हार चुकी है। इसीलिए अंतिम समय में चुनाव आयोग को लगा लिया। 16 में से एक भी जो हमारी कंप्लेंट थी, कांग्रेस पार्टी के लोग साड़ियां बांट रहे थे, शराब बांट रहे थे, हम पकड़ रहे थे,
तो कहा कि हम देखेंगे, और आज तक उस हम लोग चुनाव आयोग में गए, ठीक, मुख्य चुनाव आयोग से भी बात की, तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है। लेकिन ऐसा आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सर आप अभी से हार मान रहे हैं, इतनी सारी शिकायतें आप लोगों के पास। हम ईवीएम की नहीं, हम ईवीएम की तरफ, कांग्रेस की तरफ बात नहीं कर रहे, जहाँ है ईवीएम में गलतियां हैं। अभी से सर, अभी से अगर लग रहा है आपको कि इतना गलत हो गया आप लोगों के साथ, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? ठीक, सुरेंद्र शर्मा जी, क्या साख का सवाल आप लोगों के लिए भी है, और क्या आप लोग भी से सेमीफाइनल मान रहे हैं? कांग्रेस के साथ शर्मा जी बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी जैसे केंद्रीय मंत्री आकर यहाँ कहते हैं कि 2500 रुपए में धान खरीदी से अर्थव्यवस्था, सुन लीजिए, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो खैरागढ़ के जो किसान है, जो सर्वाधिक मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने तैयार है, और कल इस बात का जवाब मिल जाएगा कि इन पूंजीवादियों को लाखों करोड़, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ राइट करने के लिए लाखों करोड़ है, लेकिन किसानों को यदि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, तो उससे अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी सोच है। सुन लीजिए, कोई किसान विरोधी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, चाहे वो डी पुरंदेश्वरी हो, नितिन नवीन हो, शिव प्रकाश हो, उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के चाहे रमन सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, इनके नेतृत्व को लगातार नकारा है। इनके ऊपर इनके निकम्मेपन का प्रमाण है। सुन लीजिए, आपको याद होगा शिव प्रकाश ने ये कहा कि ये अपने पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि बी टीम से षड्यंत्र कर 15 साल सरकार चलाते रहे नवीन सिंह। बी टीम तो सर 15 साल पहले बनी भी नहीं सर, वो कांग्रेस पार्टी में रहकर क्या आप उनका हिस्सा थे? आप बार बार बी टीम कह रहे हैं, उसका गठन कब हुआ? आपको भली वो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए खेल रहे थे क्या सर? लोकेंद्र जी, ये सर्वविदित है। अंतागढ़ में पहली बार ये बेनकाब हुए, लेकिन इनके जो षड्यंत्र है वो पहले से चले 15 साल से जेसीसी जे का अस्तित्व नहीं है सर। मैं एक आखिरी सवाल बाबूलाल शर्मा जी से ले लेता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, जो प्रहलाद पटेल के बयान का जिक्र बार बार होता है, क्या उसको आप मानते हैं कि वो सेल्फ गोल कर गए यहाँ पर अपनी ही पार्टी के लिए, और उससे एक नुकसान पहुंच सकता है? उनको जो प्रश्न किया गया था उसके जवाब में उनसे थोड़ी चूक तो हुई। उसका जो मुद्दा कांग्रेस ने लपका, उसका प्रभाव कितना पड़ा वो तो बात की बात है, वो तो प्रदेश व्यापी प्रभाव वाला मामला था, लेकिन सिर्फ खैरागढ़ पे प्रभाव क्या पड़ा वो कह नहीं सकते। मैं उससे अलग एक बात कह रहा हूँ कि स्थानीय नेताओं के बारे में जो बात कह रहे हैं, वहां पर खैरागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, वहां पर डॉक्टर रमन सिंह को पहचाना जाता है। इनके यहाँ एकमात्र स्थानीय नेता है जो डॉक्टर रमन सिंह है, उस क्षेत्र के हैं, और 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको पहचाना जाता है। बाकी चेहरे उतने पहचाने जाने हुए नहीं है, लेकिन नाम जरूर होता है। तो डॉक्टर रमन सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि 15 साल में आपको इन्होंने जिला नहीं दिया, वो प्रभावशाली हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम करने के लिए ये बात कही जा रही है कि 15 साल में उन्होंने जो है जिला नहीं बनाया, तो ये प्रभावशाली हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि आदिवासी नेताओं में राम विचार नेता है, और भी इनके पास हैं। वैसे आदिवासी विधायक कोई अभी जीते हुए इनके बहुत कम है, डमरूधर पुजारी के अलावा दूसरा नहीं है। तो इसलिए जो है वहां पर आदिवासी नेताओं का जो उपयोग होना चाहिए था, वो काम भाजपा नहीं कर पाई है, बाहर से बुलाना पड़ा। राम विचार नेता का उपयोग वहाँ अच्छे से हो सकता था, वो एक अच्छे नेता है सरगुजा जिले के। हालांकि खैरागढ़ में कितने लोग उनको जानते होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आखिर आदिवासी नेता है तो पढ़े लिखे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता। वो नहीं गए, पुरेंद्र सिंह वहां कभी नहीं गई, जो प्रभारी है प्रभारी वहां कभी नहीं गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चला था कि वो आएंगे, वो नहीं आए। तो इसका भी बहुत सारे चर्चाओं में प्रभाव पड़ा है, और जो लोग आए उनका कितना प्रभाव पड़ा वो तो अब वोटिंग के समय ही पता लगेगा, शिवराज सिंह का या प्रहलाद पटेल जी का या और लोगों का प्रभाव क्या पड़ा है। बिल्कुल, अभी जनता को तय करना है। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लोगों से यही अपील है कि उपचुनाव में अक्सर लोग कंजूसी कर देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं वोट करने के लिए। आप जरूर वोट डालिएगा और जो भी आपको बेहतर कैंडिडेट लगे उससे वोट देकर आइएगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।